चलो बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं नेशनल इनकम बेसिक कंसेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बंद करो फोन। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कौन से गुड्स डिस्कस किए थे? फाइनल एंड इंटरमीडिएट। कौन से होते हैं फाइनल गुड्स? गलत। कौन बोला कंज्यूमर यूज करता है? गलत है। जो कंज्यूमर यूज करते हैं, कंजम्पशन बाय कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बोथ। कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं बाय कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ कंज्यूमर नहीं होगा, प्रोड्यूसर भी एक तरह का कंज्यूमर है, ठीक है, विच इज यूज्ड एट द फाइनल स्टेज ऑफ कंजम्पशन बाय कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद दूसरे गुड्स कौन से थे? इंटरमीडिएरी, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनल गुड्स, जिनमें वैल्यू एडिशन का स्कोप है, जो एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करेंगे, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। आज एक हम दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कौन से गुड्स? कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हमने पहले क्या लिखी लाइन? कंजम्पशन गुड्स आर दोज व्हिच सैटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर्स का मतलब बोथ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स भी है, प्रोड्यूसर्स भी है। नीड एंड वांट तो सब समझते होंगे, सर में क्या डिफरेंस होता है नीड एंड वांट में? नहीं बेटा वैसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल इकोनॉमिक्स में नीड एंड वांट का क्या डिफरेंस होता है? नीड होता है कि आपको चाहिए, जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, ठीक है। नीड मतलब हमारी बेसिक अमेनिटीज, बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ, ये चीजें होगी। और वांट्स क्या होता है? हमारी डिजायर्स, जो हमारी इच्छाएं हैं, जिन चीजों को लगता है कि हमें चाहिए, ठीक है ना। इट मे बी लग्जरीज, इट मे बी ड्यूरेबल्स, दैट्स इट, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नीड भी आएगा और वांट भी आएगा। तो कंजम्पशन मतलब पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। वहां पे था कौन यूज कर रहा है, किस तरह का गुड है, फाइनल एंड इंटरमीडिएट। यहाँ पे कि किस तरह की कंजम्पशन है। कंजम्पशन दो तरह की, एक है हमारे पास कंजम्पशन वाली, दूसरी है कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरीज, नंबर 1 व्हाट इज दैट? ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। इसको एक बार रीड करते हैं। आदित्य बोलो क्या लिखा हुआ है? Goods which can be used again and अंडरलाइन अगेन एंड अगेन। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो बार बार यूज किए जा सकते हैं। हम लोग को आइडिया तो होता है, पर एक फीचर पता होना चाहिए। विच आर कंजम्पशन गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जैसे टेबल, चेयर, फ्रिज, एसी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, घर पे बेड है, अलमीरा है, ठीक है ना। वो चीजें जो हम रेपिटेटिवली यूज कर सकते हैं 5, 10, 20, 50, 100 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेबिलिटी, उनको क्या कहा जाता है? ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? विच आर यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि क्लोथ्स, ठीक है, शूज, ठीक है ना, क्रॉकरी होगी, मतलब ऐसी चीजें जो बहुत 5 साल 10 साल नहीं चलेंगी। हम 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर अकॉर्डिंग टू यूजेज पैटर्न होगा। किसी के क्लोथ 6 मंथ्स चलते हैं, किसी के 2 ईयर्स चलते हैं। बहुत रेयर होगा कि कोई बंदा 10 साल से वही कपड़े पहनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेमी ड्यूरेबिलिटी मतलब दे हैव सम ऑफ द लेसर ड्यूरेबिलिटी, दे हैव सम ऑफ लेसर ड्यूरेबिलिटी, उसकी रेपिटेशन ज्यादा देर नहीं की जा सकती। नंबर 3 नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वन टाइम यूज। कौन से होंगे? वन टाइम या सिंगल यूजेज। ये बेटा डिफरेंस पता होना चाहिए। जब केस स्टडी आएगी उसमें वो गुड्स हम बार बार यूज कर रहे हैं कि एक बार यूज कर रहे हैं, उससे आपको उसकी कैटेगरी डिफाइन होगी। जो ऐसी चीजें एक बार लेने पे एक ही बार में कंज्यूम हो जाए, सबसे बेस्ट एग्जांपल फूड। क्या होता है? फूड, ठीक है ना। फूड में हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है। नोटबुक्स आप यूज करते हो, स्टेशनरी यूज करते हो, दैट व्हेन यू यूज ओनली वन टाइम, दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। एंड लास्ट इज सर्विसेज, नॉन मटेरियल गुड्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो, नॉन फिजिकल चीजें नहीं है, इनटैंजिबल चीजें हैं। सर्विसेज, डॉक्टर की, लॉयर की, टीचर की, एडवाइजर की, किसी की भी सर्विसेज लेते हो। नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर भी लिखा हुआ है टीचर्स, डॉक्टर, बैंकर्स एक्सेट्रा, दीज आर रेफर्ड एज सर्विसेज। तो कंजम्पशन के अंदर जनरल आइडिया देने के लिए आपको 4 कैटेगरीज बताई गई है कि ये चारों चीजें कोई भी ले रहा है। एक प्रोड्यूसर भी अगर ले रहा है, कंज्यूमर भी कोई ले रहा है। और एक फैक्ट्री के अंदर उसने मशीन लगाई, ठीक है, वो फिक्स एसेट है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर हमने कोई स्क्रू ड्राइवर रखे जो बार बार यूज होंगे, 2, 4, 5 साल यूज होंगे। कोई हमने इस तरह के कंज्यूमेबल्स रखे जिनकी यूटिलिटी 3-4 ईयर्स है। कुछ ऐसे गुड्स रखे जिनकी यूटिलिटी 6 मंथ से 1 ईयर के लिए है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ वन टाइम यूज होगी, जैसे ऑयल है, रिपेयरिंग ऑयल है, समथिंग लाइक दैट। कुछ सर्विसेज ली, अब वो मशीन को चलाने के लिए जो सर्विस करने आ रहा है बंदा, वो चीज होगी। तो कंजम्पशन
फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लास्ट में लाइन लिखिए, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब भी सी लिखा आ जाए किसी भी प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, कि there was a total consumption in the economy, that is C, that is equal to this, that is I equal to this, तो जब भी C लिखा होगा इसका मतलब वो आज के आज पे हमने कंजम्पशन की, आज उसके ऊपर पैसा खर्चा, वो चीज हम चाहे शॉर्ट टर्म यूज करें चाहे लॉन्ग टर्म यूज करें, लेकिन उसको माना क्या जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या माना जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी इसमें वन नोट लिखा हमने, इफ गुड्स इज परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। तो अगर घर वाले, घर के मेंबर्स अपने घर के लिए कुछ भी लेते हैं, ये क्यों लिखा है नोट, अगर घर वाले भी कोई लॉन्ग टर्म एसेट लेते हैं तो भी उसको क्या माना जाएगा, यानी इंडिविजुअल हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करते हैं जो कि उनकी पर्सनल लाइवलीहुड के लिए रन होगा, उसको क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर गुड। ये बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, कई बार वो कैपिटल गुड्स भी बाय करते हैं लेकिन उनको किसमें कैटेगराइज किया जाता है, कंज्यूमर गुड्स में। तो उस नोट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर स्टार लगा लो उसको। ठीक है, हाउस होल्ड परचेज एनीथिंग दैट विल बी रेफर्ड एज कंज्यूमर गुड्स। चलो नेक्स्ट हेडिंग कम्स कैपिटल गुड्स। क्या आ गया, कैपिटल गुड्स। वो मैं रीड करूं क्या लिखा, Capital goods are those final goods which help in production of other goods and services. ये वो गुड्स हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होंगे लेकिन इनसे प्रोडक्शन होगी उन गुड्स की जो कि कंजम्पशन गुड्स बनेंगे। यानी कि प्रोड्यूसर जो जो मशीनें या कंजम्पशन पैटर्न यूज करेगा तो इसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब ये वाले गुड्स से कौन से गुड्स बनेंगे, फाइनल गुड्स। कौन से, और ये कौन से होंगे, इंटरमीडिएट, जो कि किसी गुड को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे These goods are fixed assets of producer. प्रोड्यूसर के जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारे कैपिटल गुड्स। ठीक है, आगे Capital goods are used for several years and they have high value. नंबर ऑफ इयर्स दैट आर सेवरल, मतलब कि जनरली मोर देन 3 इयर्स, जनरली मोर देन 3 साल से ज्यादा ही होगा, वो 5 इयर्स, 4 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स भी हो सकता है। ठीक है, एंड दीज आर यूज्ड एज अ, दीज आर डिस्क्राइब्ड एज अ फिक्स्ड एसेट। इनको क्या डिस्क्राइब किया जाता है, आगे बेटा। They do not get merged in process of production. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल नहीं है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में बीच में कंज्यूम हो जाएगा, इनसे प्रोडक्शन की जाएगी, इनसे प्रोडक्शन, इनका कोई भी पार्ट प्रोडक्शन में जो फाइनल गुड्स बन रहे हैं उनके अंदर नहीं आएगा। यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस का परमानेंट पार्ट है, प्रोडक्शन को कैरी आउट, जैसे लैंड है, जिस जमीन पे बैठ के आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस जमीन को तो नहीं ना साथ में दे रहे, उस जमीन को यूज करके बना रहे हो ना, तो दैट कैन नॉट बी मर्ज एज अ पार्ट ऑफ द फाइनल गुड। ठीक है, आगे They need repairs or replacement over time. हाँ। They involve depreciation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है हमेशा, कैपिटल गुड्स पे, कंजम्पशन गुड्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती। आगे They have derived demand from the demand. ये हमने, क्योंकि ये किसका पार्ट बन रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का। कल हमने डिस्कस किया था, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड किसी और गुड के कारण आती है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स की डिमांड कब नई फैक्ट्री लगेगी, कब नए एसेट्स लगेंगे, जब कंजम्पशन गुड्स की डिमांड ज्यादा आएगी। इसका मतलब कंजम्पशन गुड्स की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स होगी। आज इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से प्लस है, 142 करोड़ से प्लस है, तो गवर्नमेंट हमारी फोकस कर रही है कि इंडिया में जितनी चीजें इंडिया में बनाई जाए, तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा किसकी है, कंजम्पशन गुड्स की। इसके कारण क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज सप्लाई, वो कैसे क्रिएट होगी, नई मशीनरी और नए इंडस्ट्रीज को सेटअप करके, यानी कैपिटल गुड्स ज्यादा इन्वेस्ट करके इनको पूरा करने। अभी कैसे पूरी हो रही है, बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कैसे हो रही है, मोबाइल यूज करते हैं इंडिया में, मोस्टली हर पर्सन मोबाइल यूज करता है, कुछ बच्चों कुछ बुजुर्ग को छोड़ के करते हैं ना, तो जिस मर्जी क्वालिटी का हो। तो मोबाइल्स की मार्केट आज ऐसा अनएक्सप्लोर्ड एरिया कि इंडिया में कोई ब्रांड है इसके अंदर, पर सारे फॉरेन कंपनी के ब्रांड्स भी यार इंडिया में बना रही हैं। तो इसका मतलब इंडिया में मोबाइल्स जब बनेंगे तो क्या होगा, उसमें उसकी मशीनरी, उसकी लैंड, उसकी टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट होगी। उसका मतलब कंजम्पशन गुड्स क्रिएट डिमांड फॉर द कैपिटल गुड्स एंड दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड। आगे If good is purchased by a firm for use in business, it is capital. अब ये लाइन जो लिखी, जब भी कोई फर्म कुछ परचेज करेगी उसको कौन सा गुड माना जाएगा, जब भी कोई हाउस होल्ड परचेज करेगा उसको क्या कहा जाएगा, तो ये याद रखना, ठीक है ना। हाउस होल्ड के सारे गुड्स किस में जाएंगे, कंजम्पशन में। ये नहीं कि उसने मशीन अगर फ्रिज खरीदा 5 साल के लिए उसको कैपिटल गुड मान लो, उसको कंजम्पशन ही माना जाएगा। लेकिन जब एक प्रोड्यूसर ने खरीदा तो उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल गुड।
उससे लास्ट में एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, ठीक है। और इनको क्या कहते थे हम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो अब ये दोनों टॉपिक्स के बारे में नीचे कंबाइंड नोट लिखो। इसको ना बॉक्स बना के हाईलाइट कर लेना, ये कई बार स्टेटमेंट आती है एडिट क्वेश्चन। लिखो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। All producer goods are not capital goods. All producer goods are not capital goods, but all capital goods are producer goods. बेटा अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, क्या बोला उसने, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। पहली लाइन क्या लिखी है, सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं है, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स क्या है। तो इस सर्कल को देखिए तो ये बाहर वाला सर्कल क्या होगा, प्रोड्यूसर के कैपिटल गुड्स। लाइन देखिए, बताओ बेटा ध्यान से देखो, सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड है, यानी प्रोड्यूसर गुड इज पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। तो इसका मतलब बड़ी चीज कौन सी है, कैपिटल है। अब इसको लाइन को पढ़ो, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर पार्ट ऑफ, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट, उल्टा हो गया, ठीक है सॉरी। अब चेक करो, ठीक है। सारे कैपिटल गुड्स क्या होंगे, किसका पार्ट होंगे, पर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल का पार्ट नहीं होंगे। ये समझ आ गया, डायग्राम छोटा सा साइड पे बना लो। ये कौन सी चीज छोटी है, कौन सी किसका सब पार्ट है, इसको बॉक्स बना लो, ठीक है। और नीचे छोटा सा लिखो, प्रोड्यूसर गुड्स हैव अ वाइडर कंसेप्ट। प्रोड्यूसर गुड्स हैव अ वाइडर कंसेप्ट। प्रोड्यूसर गुड्स हैव अ, हां जी लाइन ही है, प्रोड्यूसर गुड्स आर हैविंग वाइडर कंसेप्ट। प्रोड्यूसर गुड्स आर हैविंग वाइडर कंसेप्ट। अब लिखो इसके नीचे, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर क्या क्या आता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्रोड्यूसर गुड्स। नंबर 1 सिंगल यूज, वो प्रोडक्ट जो एक बार यूज होने वाले हैं, एंड कैपिटल गुड्स। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन में जो कैपिटल नहीं है वो कौन से गुड्स होंगे, बाकी रिया सिंगल यूज। उस डायग्राम में अगर जो कैपिटल गुड्स बीच वाली है तो बाकी आउटर पार्ट क्या होगा, सिंगल यूज प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। सिंगल यूज प्रोडक्ट्स के आगे छोटा सा लिख लो, रॉ मटेरियल्स। क्या लिख लो, ये वो गुड्स होंगे जो कि मर्ज हो जाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो मर्ज नहीं होते प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो इसको आप रॉ मटेरियल लिख सकते हो, इसको आप फिक्स्ड एसेट लिख सकते हो। डन, ये टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ लाइन लगा दो, अगली हेडिंग लिखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर बात करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। वी विल डिस्कस मोर ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, it refers to aggregate consumption. It refers to aggregate वर्ड जो लिखने, aggregate मतलब totality, aggregate consumption expenditure in the economy. It refers to the aggregate consumption expenditure in the economy. पूरी इकोनॉमी में टोटल खर्चा कितना हो रहा है, पूरी इकोनॉमी में खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है। लिखो, कंज्यूमर कौन कौन होते हैं इकोनॉमी में, लिखो कंज्यूमर इन इकोनॉमी आर, कंज्यूमर्स कौन कौन होते हैं। नंबर 1 कौन होगा बेटा, सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन होता है, हाउसहोल्ड। सबसे पहले हाउसहोल्ड्स आएंगे। हाउसहोल्ड्स के अलावा इकोनॉमी में कौन खर्चा करता है,
नहीं बेटा वो तो हाउस होल्ड के लिए यूज बना रहे हैं ना, पर ऐसी चीजें जो बन रही है लेकिन उसको कंज्यूम किया जा रहा है, या तो लोग खरीदेंगे अपने लिए वो सामान, तो कौन खरीदेगा उनके लिए? गवर्नमेंट। सब्सिडीज, एग्रीकल्चर, रिडक्शन इन द प्राइसेस, फ्री चीजें या सस्ती चीजें, फ्री मेडिसिन, फ्री हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें। तो दूसरा कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, एक है हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरा कौन है? गवर्नमेंट इनडायरेक्ट हमारी डिमांड्स को कंज्यूम करती है, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी किसके लिए? हमारे लिए। सड़कें किसके लिए? रोड्स किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए? हेल्थ सिस्टम किसके लिए? एजुकेशन सिस्टम किसके लिए? ये सब कौन बनाता है? गवर्नमेंट। और कौन है जो खर्चा करता है इकोनॉमी में? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड विच आर फॉर नॉन प्रॉफिट। ऐसी संस्थाएं जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती। तो यहाँ पे अगर हम एक फॉर्मूला लिखना चाहें फॉर द एग्रीगेट कंजम्पशन, अगर हम एक फॉर्मूला लिखें फॉर एग्रीगेट कंजम्पशन, ठीक है, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, ठीक है। इसका मतलब द कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड्स प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, कंजम्पशन बाय नंबर 3 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यही आगे जाके बेटा एक्सपेंडिचर मेथड बनेगा हमारा। एक मेथड आता है प्रैक्टिकल में, उसमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ये तीनों को कंबाइन किया जाएगा आगे जाके, तो ये बेस बनता है हमारा। इसी तरह से एक टॉपिक और लिखो, इन्वेस्टमेंट। क्या लिखो? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई लिखो, इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। एक लाइन लिखो, देखो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू addition in capital stock, investment refers to addition in capital stock in an economy it refers to addition to the capital stock in an economy during an accounting year। एक साल में ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी या कैपिटल स्टॉक था, उसमें जो चेंज आया उसको क्या कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट। अगर इसको इंडिविजुअल लेवल पे समझे, एक बंदे ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, अगले साल उसकी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो उसने नई इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 2 लाख। इस तरह इकोनॉमी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इट विल बी, दिस इज डेल्टा, डेल्टा को मैथ्स में चेंज कहते हैं, इसको चेंज इन के मतलब कैपिटल स्टॉक, चेंज मतलब कैपिटल स्टॉक। तो जब हमें कैपिटल स्टॉक की वैल्यू दी हो तो मतलब इकोनॉमिक्स में उसको क्या कहा जाता है? के वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अब आगे लिखो, इन्वेस्टमेंट हैज 2 कंपोनेंट्स। इन्वेस्टमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? इन्वेस्टमेंट हैज 2 कंपोनेंट्स। नंबर 1 दूसरे कौन से होते हैं? तो समझ के गई कुछ आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स and inventory investments, fixed investments and inventory investments. So total investment will be equal to fixed investment plus inventory, fixed investment plus inventory investments, ठीक है। इन दोनों को मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।